स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का ब्रह्मी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं हूं सौरभ नामदेव और एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशंस के लिए ये एक वीडियो है जो आपके बीच है। इस वीडियो में हम स्पेशली एमपीपीएससी में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर ने सिलेबस दिया हुआ है 10 यूनिट में, उसमें यूनिट 1 में एक टॉपिक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो एज अ डेमो लेक्चर के रूप में हम इसको रख रहे हैं। बिल्कुल सिंपल जो क्वेश्चन ओरिएंटेड चैप्टर है, एग्जामिनर फेवरेट है, वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। दरअसल में चैप्टर जैसे ही आप देखेंगे तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि हम मिनरल से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लोगों को जरूर ये लगेगा कि सर मिनरल चैप्टर से क्या एफएसओ में कोई क्वेश्चन आया है? तो शायद आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं उठाकर देखे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो देखना शुरू कीजिए। और साथ ही साथ में एमपी एफएसओ नहीं बल्कि दूसरे स्टेट में जितने एफएसओ के एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं, हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर रहा है मिनरल से रिलेटेड। तो एज अ डेमो के रूप में आप मान सकते हैं कि ये लेक्चर है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। और आप बिलीव करिए इसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको क्या है एग्जाम में देखने को मिलने ही मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन को आप एंजॉय करेंगे, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखेंगे। और एमपीपीएससी एफएसओ के लिए ये डेमो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम मिनरल के साथ या खनिज के साथ। तो चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं आपको। अब शुरू करते हैं चैप्टर अपन। स्टूडेंट, आपने ऑलरेडी ये चीज़ तो पढ़ रखी है कि जो भोजन या जो आहार हम ग्रहण करते हैं, उसी भोजन के माध्यम से हम अपने शरीर को उपलब्ध कराते हैं पोषक तत्व। मतलब पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का सबसे बेहतर माध्यम होता है भोजन को ग्रहण करना। तो वहीं सिक्के के दूसरे पहलू में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भोजन को ग्रहण करने पर हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल जैसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। मतलब भोजन के जरिए पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है मानव शरीर में। जब हम भोजन करने बैठते हैं तो जो अमाउंट या भोजन के जो जो इंग्रेडिएंट हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, स्पेशली इनकी वैल्यू ग्राम तक में हो सकती है। इसी वजह से इनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या दीर्घ आहार कारक कहते हैं। लेकिन वहीं यदि हम भोजन करने बैठ रहे हैं, आहार लेने बैठ रहे हैं, तो जिनकी थोड़ी बहुत मात्रा भी यदि हमको मिल जाए तो भी हमारे दैनिक जीवन की बहुत सी क्रियाएं सुचारू रूप से बेहतर हो जाएंगी। वे न्यूट्रिएंट्स जिनकी लिटिल बिट अमाउंट यदि हमको मिल जाए तो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस आसानी से जो हैं वो हो सकते हैं, वे कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आज का चैप्टर हमारा शामिल है विटामिन्स। इनको हमारी बॉडी की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन आवश्यक ज़रूरत होती है। उसी तरह से मिनरल्स की भी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन निश्चित ज़रूरत होती है। और जल के बारे में तो मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, है ना, क्योंकि जल से हमारा शरीर ही 65% है। और 65 में से 1% भी पानी यदि हमारी बॉडी में कम हुआ तो हमें प्यास लग जाती है। तो वाटर का इम्पोर्टेंस आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो फिर हाल मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, सेशन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मिनरल्स को लेके है। और मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन 101% आपको एक देखने को जरूर मिलेगा। तो जितने भी मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, हम आज के इस लेक्चर में उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको प्राप्त होते हैं फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से विटामिन्स भी प्राप्त होते हैं हमको, लेकिन विटामिन के बाद जो चीज हमको ताजे फल और सब्जियों से सबसे ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है सेकंड नंबर पर, वो मिनरल्स या उन्हें हम खनिज कहते हैं। अब शुरुआत कर रहे हैं स्टूडेंट यहां से सेशन की। जो खनिज हमको पढ़ने हैं वो 2 सेगमेंट में डिवाइड है। कुछ ऐसे खनिज हैं जिनका भार अधिक होगा, उनको हम बल्क एलिमेंट कहते हैं।
और कुछ ऐसे भी खनिज हैं, कुछ ऐसे भी मिनरल्स हैं जिनका भार कम होगा, उनको हम सूक्ष्म मात्रिक तत्व या ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। मैं बीच में खड़ा हो रहा हूं स्टूडेंट, और आप एक क्वेश्चन से अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए अपने को कि इनमें से कौन ट्रेस एलिमेंट है मिनरल्स में और इनमें से कौन बल्क एलिमेंट है मिनरल्स में। क्योंकि अगर जिस दिन भी ये क्वेश्चन आएगा, है ना, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो इसी वजह से मैंने वो लेवल तक ध्यान रखा है, जिस लेवल को माइंडसेट आप रखेंगे तो इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे छोटी छोटी बातों को। क्योंकि कभी भी अगर क्वेश्चन आया कि मिनरल्स की दो कैटेगरीज होती हैं, आपको जैसे क्लियर हो चुकी, तो बल्क में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं, तो कैल्शियम आता, फास्फोरस आता, पोटेशियम आता है। स्पेशली शुरुआत के ये तीन तो आपको रटे होने चाहिए, इन पे ज़्यादातर क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके बाद सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, ये बल्क एलिमेंट है, इनकी शरीर को ज़रूरत ज़्यादा होती है। जबकि आयरन, आयोडीन और मैग्नीज, अच्छे से देख लीजिए, मैग्नीज जो है वो ट्रेस में आता है और मैग्नीशियम जो है ये बल्क में आता है। कई बार स्टूडेंट को ये भारी कंफ्यूजन होती है ना। और इसी तरह से जिंक हो गया और इसी तरह से कोबाल्ट हो गया। अब कहानी ये है स्टूडेंट कि सबसे पहले मिनरल्स वर्ड है क्या या खनिज हैं क्या। तो आप लोगों ने अक्सर करके देखा होगा, या ये चीज़ आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे शरीर में कुछ धातु तत्व होते हैं। वहीं हमारे शरीर के अंदर आपको कुछ अधातु तत्वों के भी दर्शन हो सकते हैं। तो केमिस्ट्री में जिनको हम मेटालिक एलिमेंट, नॉन मेटालिक एलिमेंट, धातु तत्व, अधातु तत्व जिनको हम कहते रहते हैं, बायोलॉजी में उन्हीं के लिए एक सिंगल वर्डिंग हम यूज कर लेते हैं और वो होता है मिनरल्स। मतलब हमारे शरीर के अंदर अगर धातु भी पाई जा रही है, हमारे शरीर के अंदर अधातु भी पाई जा रही है, और बायोलॉजी में हम उनको एक सिंगल वर्ड के रूप में डिनोट कर देंगे और वो हो जाएगा खनिज। तो यहीं से शुरुआत कर रहे हैं हम अपने चैप्टर की, बिल्कुल बेसिक। आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, प्रीलिम्स में मतलब आपसे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कभी नहीं पूछी जाएगी, इंटरव्यू पैनल पर टीचर्स जरूर पूछेंगे कि बताइए बेटा मिनरल्स किसे कहते हैं। तो मानव शरीर में जो मेटालिक एलिमेंट है, जो नॉन मेटालिक एलिमेंट है, इन्हीं दोनों को कंबाइंड फॉर्म पे मिनरल्स कहते हैं। और हमारे शरीर के बहुत से हिस्सों में ये आपको देखने को भी मिलेंगे, जैसे कैल्शियम दांतों में देखने को मिलेगा, कैल्शियम स्केलेटन सिस्टम में देखने को मिलेगा, फास्फोरस बोन में देखने को मिलेगा, पोटेशियम ब्लड में और स्पेशली हार्ट में देखने को मिलेगा, सोडियम मसल्स में देखने को मिलेगा, है ना। तो हमारे शरीर के बहुत से अंगों में, बहुत से ऊतकों में, बहुत सी कोशिकाओं में खनिजों का भंडार है या खनिज संग्रहित होते हैं। अब जो मिनरल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं मेटालिक मिनरल्स, धातु युक्त खनिज, और दूसरे होते हैं अधातु खनिज। अच्छे से देख लीजिए, फास्फोरस और सल्फर ये नॉन मेटालिक एलिमेंट है, मतलब अधातु खनिज तत्व हैं। जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं स्टूडेंट, तो ये सारे के सारे जो हैं ये मेटालिक मिनरल्स हैं, मतलब धात्विक खनिज। कुछ भी नहीं आएगा, बेसिक था, आराम से देखिए। अब चलते हैं सबसे पहले खनिज पे बात करने, और यहीं से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की फहरिस्त शुरू हो रही है। आप में से ज़्यादातर लोग जो बायो या साइंस सेगमेंट से हैं उनको तो इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनका बेस कमज़ोर है वो एक एक फैक्ट बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, एटलीस्ट चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेंगी। इसमें कहानी ये है कि पहला क्वेश्चन ये लिखा रखा है आपको कि कैल्शियम जो है इसकी कितनी मात्रा उस व्यक्ति को लेना चाहिए जो एडल्ट है। तो मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति 70 kg का है, मतलब एडल्ट है पर्सन, है ना, एक आइडियल बॉडी वेट है 70 kg, तो 70 kg आइडियल बॉडी वेट वाले व्यक्ति को 1200 ग्राम कैल्शियम की नीड है। और ये 1200 ग्राम कैल्शियम की नीड इसलिए है क्योंकि उसके अपने दांतों को और अपनी हड्डियों को अर्थात स्केलेटन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है। तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ ये कि यदि आपको अपने दांतों को और अपनी हड्डियों को यदि मजबूत बनाना है तो कौन से तत्व की आवश्यकता होगी या कौन सा मिनरल्स आपको चाहिए है, तो आंसर है कैल्शियम। अब मैं यहाँ एक चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसको थोड़ी सा आप समझने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये चीज़।
हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर में दांत होते हैं और हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, बोन होते हैं। हड्डियां ही हमारा स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र बनाती हैं। तो कई बार मैं बोन वर्ड ना यूज करके स्केलेटन सिस्टम वर्ड यूज करूंगा, तो उस पर आप कंफ्यूज मत होना। अब सुनिए मुद्दे की चीज। हमारे दांतों में और हमारी हड्डियों में, इन दोनों में एक मेटल पाया जाता है, इन दोनों में एक धातु पाई जाती है जिसे कैल्शियम कहते हैं, और एक नॉन मेटल मतलब एक अधातु पाई जाती है जिसे फास्फोरस कहते हैं। और ये दोनों के दोनों मिनरल्स, ये दोनों के दोनों खनिज हमारे शरीर में इस तरह से पाए जाते हैं। मतलब हमारे दांतों में और हमारी हड्डियों में, हमारे दांतों में और हमारी हड्डियों में कैल्शियम कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है और फास्फोरस भी कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। और दांतों और हड्डियों में जो ये कैल्शियम होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, यही कैल्शियम दरअसल में हमारे दांतों को और हड्डियों को ये चीज प्रदान करता है, स्ट्रेंथ। क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। ये चीज है। तो आपके पास जो दांत हैं, आपके पास जो हड्डियां हैं, उनको मजबूती प्रदान करने का काम किस मिनरल्स का है? खनिज का। लेकिन किसके साथ कंबाइन होके? फास्फोरस के साथ। और किस रूप में? क्या हमारे दांतों में कैल्शियम मिलेगा? बिल्कुल गलत। हमारे दांतों में कैल्शियम मिलेगा, लेकिन वो कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा, यौगिक के फॉर्म में मिलेगा। और उस यौगिक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट। इसी से एक क्वेश्चन और बनता है, मैं यहीं साइड में मेंशन कर दे रहा हूं, इसको आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। जैसे जो अंडा होता है, आपने सुना होगा, तो अंडे का जो छिलका होता है या आउटर सेल ऑफ एग जो होता है, अंडे का छिलका, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो संगमरमर होता है, जो मार्बल होता है, उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना। लेकिन हमारे दांतों में और हमारी बोन में कैल्शियम कार्बोनेट होता है स्टूडेंट कि कैल्शियम फॉस्फेट होता है? अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो 100% आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जामिनेशंस में। ठीक है, ऐसा। तो मैं आपको बता रहा था कि जो दांत और हड्डियां होती हैं, उनको मजबूत बनाने का काम किसका हो गया? कौन से खनिज का हो गया? कैल्शियम का। अच्छा, अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आपके जो दांत या बोन वीक होते हैं, कमजोर पड़ते हैं, इसका मतलब है कि आपके दांत में, आपकी हड्डियों में इस चीज की मात्रा कम हो गई है। तो इस चीज की मात्रा कम होने का मतलब है, कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कम होने का मतलब है कि असल मायने में आपके दांतों में और हड्डियों में ये चीज कम हो गई है। रियलिटी में ये कम हुआ, कैल्शियम कम हुआ, जिस वजह से जो दांत और बोन है वो वीक हो गए हैं। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कैल्शियम की टैबलेट लिखता है, और जब आप कैल्शियम की टैबलेट खाते हैं तो साथ ही साथ में आपको एक चीज अलग से लेनी होगी, और वो चीज है विटामिन डी। क्योंकि विटामिन डी ही बाहरी जो कैल्शियम टैबलेट में है, उसको इन दो जगहों पर एब्सॉर्ब कराने में मदद करता है। तो यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है, आंसर है विटामिन डी। याद रहेगा ये चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट।
तो जो दो स्टेटमेंट आपने सुने येलो कलर में जो आपको दिख रहा है कि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को इजी बनाता है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब कभी भी आपके दांतों में अगर सेंसिटिविटी हो, पानी लगने लगे, जब कभी आपकी हड्डियों में कट कट की आवाज़ आए, मतलब आप समझ जाइएगा नेचर की तरफ से कॉल आ चुका है कि दांतों और हड्डियों में कैल्शियम का नंबर कम है। आपको तत्काल कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने हैं, जैसे सेलकल हो गया, मैक्सिकल हो गया, है ना, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे ये ब्रांड, आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, साथ ही साथ में फिर आपको सनलाइट जरूर लेनी है, क्योंकि विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स सनलाइट है। तो अगर आप सनलाइट लेते हैं और कैल्शियम की टैबलेट खाते हैं, तो वो जो कैल्शियम आप गोली के रूप में खा रहे हैं वो आपके टीथ में और बोन में इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगा। याद रहेगा ये चीज। अच्छा, अब आपने ग्लैंड्स के बारे में सुना होगा स्टूडेंट, जिस ग्लैंड को कहते हैं कि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है, सारी ग्लैंड्स उसका कहाँ मानती हैं, इसलिए तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मतलब पीयूष ग्रंथि सारी ग्रंथियों पर कंट्रोल रखती है, सारी ग्रंथियों के कार्यों पर निगरानी रखती है, लेकिन एक ग्रंथि ऐसी है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के आदेशों को या उसके ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन को नहीं मानती है। नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये एंडोक्राइनोलॉजी चैप्टर में आपके रिस्पेक्टेड टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पैराथायरॉइड है, ये एकमात्र ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के डायरेक्ट ऑर्डर्स को कन्वे नहीं करती है। उसी पैराथायरॉइड ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है आपके बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का यदि नंबर कम है या ज़्यादा है तो इस चीज़ को मेंटेन करने का काम पैराथायरॉइड ग्लैंड का है। तो अभी आप फॉस्फेट को तो गोली मार दीजिए, आप कैल्शियम को ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे चैप्टर की हेडिंग कैल्शियम है। तो रक्त में यदि कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है, बताइए कौन सी ग्लैंड्स इसके कंट्रोलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो तीसरा क्वेश्चन है। इसी तरह से जब कभी आपको चोट लगती है स्टूडेंट, तो चोट लगने पर 13 फैक्टर हेल्प करते हैं। 13 फैक्टर में से लास्ट टाइम राजस्थान एफएसओ के पेपर में क्वेश्चन आया कि हैगमैन फैक्टर किस नंबर पर आता है। तो आप लोगों को यदि बायोलॉजी में ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपने बढ़िया पढ़ रखी है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में 13 फैक्टर हेल्प करते हैं। हैगमैन फैक्टर किस नंबर पर आता है? तो हैगमैन फैक्टर नंबर 12 पर आता है, और यही क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट टाइम स्टूडेंट। मतलब आप समझ रहे हैं आपको अपनी प्रिपरेशन को कितना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। भले ही आपका बैकग्राउंड है कौन सा, बायो या साइंस, लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आप सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, ये लेवल होगा एफएसओ का। इसलिए मैं एक एक छोटी छोटी चीज भी सिखा रहा हूं और बता रहा हूं ताकि आपका काम बहुत आसान हो जाए। तो मैं ये बता रहा था स्टूडेंट कि जब आपको चोट लगती है तो चोट वाली जगह पर 13 फैक्टर्स हेल्प करते हैं और ब्लड क्लॉट करके रुधिर के बहाव को रोकते हैं। तो एक खनिज है जिसका नाम है कैल्शियम, ये भी ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट कि उस विटामिन का नाम, माफी चाहता हूं, उस मिनरल्स का नाम बताइए, उस खनिज का नाम बताइए जो रुधिर स्कंदन प्रक्रिया में सहायक होता है। आंसर है कैल्शियम। और 13 फैक्टर्स में से, टोटल 13 फैक्टर होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के, आप खुद देखिए कैल्शियम किस नंबर पर आता है? नंबर 4। याद रहेगा ये चीज। कैल्शियम जो है ये मांसपेशियों के फंक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, हालांकि साइड में याद रखिएगा, और ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, रक्त वाहिनियों के संकुचन में भी हेल्प करता है। इसी वजह से तो ब्लड क्लॉट को रोक पाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम मिनरल्स या कैल्शियम खनिज रुधिर स्कंदन प्रक्रिया में भी हेल्प करता है। मतलब जैसे कि ये चोट लग गई तो ये आप देखेंगे ये ब्लड निकल रहा है, और फिर आप देखिएगा कि धीरे धीरे ये रक्त का थक्का बन गया। तो रक्त का थक्का बनने में 13 फैक्टर के साथ में कैल्शियम चौथे नंबर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। मतलब फैक्टर नंबर 4 कौन है? आपका कैल्शियम। इसके बाद
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि कैल्शियम का सबसे लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है, बेस्ट सोर्स कौन सा है, तो आपने कहना है कैल्शियम का सबसे बेस्ट सोर्स है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, दुग्ध और दुग्ध से बने उत्पाद। जैसे दुग्ध में या दूध में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है, कैल्शियम। और दूध में कौन सा खनिज पाया ही नहीं जाता, आयरन। ये आपने पढ़े होंगे। और यदि कोई व्यक्ति लगातार लंबे समय से दूध का सेवन कर रहा है तो वो किस रोग से प्रभावित हो सकता है, तो जो खनिज पाया नहीं जाता अर्थात आयरन, अर्थात एनीमिया से प्रभावित हो सकता है। लेकिन कई बार यदि जो लोग ज्यादा ही कैल्शियम को लेते जा रहे हैं, ज़्यादा ही दुग्ध उत्पादों को लेते जा रहे हैं, ज़्यादा दूध का सेवन करते जा रहे हैं और पानी की मात्रा बहुत कम कर रहे हैं। एक बात आप याद रखें स्टूडेंट, ये आपके सब्जेक्ट से थोड़ी हटके है। मैं आपको कई बार पढ़ाते समय ये बात बोल देता हूँ कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, वो भी सिंपल साइंस वाला। ना मेरा डॉक्टरी पेशे से कोई लेना है, ना मैं कभी डॉक्टर रहा, ना मैं कभी उनके जैसा बन सकता, क्योंकि वो एक सुपरफिशियल लेवल है जहाँ तक पहुँचना हम लोगों के लिए सिर्फ सपना है। लेकिन जो लोग इस स्टेज पर पहुंचे हुए हैं उन सभी को सल्यूट, क्योंकि पूरी हेल्थ जो व्यवस्था है वो उन्हीं के कंधों पर रखी हुई है। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन उन्हीं के मुंह से मैंने एक बातें सुनी हैं कि यदि आप अपने बॉडी में पानी का लेवल बहुत कम कर देते हैं तब ये प्रॉब्लम जनरेट होनी शुरू होती है। तो इसलिए आपको फ्यूचर में कभी भी ये प्रॉब्लम ना हो किडनी स्टोन की, आप पानी जरूर पिएं, है ना। 2 से 3 लीटर जो आइडियल पानी है उसको आप जरूर इनटेक करें। तो कई बार क्या होता है, जब लोग कैल्शियम रिच सब्सटेंस को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो यही कैल्शियम किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल के रूप में डिपॉजिट होकर स्टोन का कारण बनती है। और जब कभी भी आपके किडनी में इस तरह से कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल या कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं तो फिर इन्हीं को गामा रेडिएशन के जरिए ब्रेकआउट किया जाता है। मेडिकल साइंस में इसी को कहते हैं लिथोट्रिप्सी। ये एक ऑपरेशनल मेथड होती है जिसको डॉक्टर परफॉर्म करते हैं, इसे सर्जरी भी कह सकते हैं एक तरह से। तो यहां पर मैंने जितने भी फैक्ट बताए हैं स्टूडेंट, ये वो बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है जो सारे के सारे नोट्स में उठा के रखे और हमने यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट। आप कोई भी पॉइंट उठाएंगे आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसी वजह से आप थोड़ा सोच समझ कर ही एडमिशन को सिलेक्ट कीजिएगा या इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये एग्जामिनेशंस बेसिक साइंस नहीं है, स्टैंडर्ड साइंस पूछी जाएगी। क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जब वो हैगमैन फैक्टर पूछ सकते हैं नंबर 12, तो आप लगाइए कि वो किस लेवल पर क्वेश्चन देंगे एग्जाम में, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं, हमारे शरीर में जो द्रव होते हैं, उनमें से 20 से 30% कैल्शियम होता है। याद रहेगा ये चीज़, तो 20 से 30% हमारे द्रवों में कैल्शियम की प्रेजेंस होती है। अब आपका जो कैल्शियम है, मतलब ये जो मिनरल है स्टूडेंट, ये बिल्कुल प्रिपेयर हुआ। और वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, उसी चीज़ को आप अब एक बार फिर से यहाँ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये स्टूडेंट, ये आपको दिख रही होगी, ये बोन दिख रही होगी, ठीक है, हड्डी दिख रही होगी। अगर मैं आपसे पूछूं बोन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, आप बोलेंगे सर कोलेजन प्रोटीन होती है, 33% होती है। मैं बोलूं बोन में और कौन सी चीज़ पाई जाती है, तो मैंने आपको अभी बताया कि हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन वो कंपाउंड फॉर्म में कैल्शियम फॉस्फेट। और कितना परसेंट है स्टूडेंट, 60% है। हड्डियों में 7% मैग्नीशियम सल्फेट भी पाया जाता है, हालांकि उसको आप छोड़िए। अब आप मुझे बताइए खुद, हड्डियों में यदि हड्डी को हम 100% मान लें तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जा रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट ही पाया जा रहा है। यही क्वेश्चन है, अस्थियों का या कंकाल तंत्र का मुख्य घटक क्या है, तो मुख्य घटक क्या है सबको पता है, कैल्शियम फॉस्फेट। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सा कंपाउंड है तो आप बता देंगे, लेकिन आपसे खनिज पूछ लें तो आपको सीधे कहना है कैल्शियम। और ये रहा वो रियलिटी। दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, आपने बचपन से पढ़ रखा है। तो देखिए वो जैसे जैसे कैल्शियम आ रहा है, मतलब दूध आ रहा है हड्डियों में और दांतों में, देखिए वो मजबूत बनती जा रही हैं। इमेज से काफ़ी सारी चीज़ें कंफर्म होती हैं, बस आपको ज़रूरत है उन चीज़ों को हैंडल करने की। तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम ड्रॉ करके बताया कि अस्थियों में और दांतों में मेटल के रूप में कैल्शियम
और नॉन मेटल के रूप में फास्फोरस, और ये दोनों के दोनों एक कंपाउंड के रूप में होते हैं जिसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछें कि अस्थियों में कौन सा खनिज पाया जाता है, आंसर है कैल्शियम। अस्थियों में फास्फोरस खनिज भी होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, जो स्ट्रेंथ के लिए, मजबूती के लिए उत्तरदायी है, कैल्शियम। अब स्टूडेंट, आपका पहला जो मिनरल है वो हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं दूसरे मिनरल्स पर, जिसका नाम है फास्फोरस। सबसे पहले तो फास्फोरस जो है, इसको तो पी के नाम से ही दर्शाते हैं या पी के नाम से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, है ना, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब सुनिए मुद्दे की चीज। दरअसल में फास्फोरस जो होता है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये रहा स्टूडेंट, ये वाला फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी अगर कभी फास्फोरस से क्वेश्चन बना। पहला वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे हड्डियों में फास्फोरस भी पाया जाता है, कैल्शियम के साथ फास्फोरस बाइंड बनाता है ना, और कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होगा। और जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो जंतु कोशिका होती है, देखिए ये एफएसओ का ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये सिंगल लेयर होती है कि डबल लेयर होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट टाइम एफएसओ में। तो हमेशा एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, मतलब जो कोशिका झिल्ली होती है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, कोशिका झिल्ली, ये द्विझिल्ली युक्त संरचना वाली होती है, मतलब डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है इसकी। ये चीज। अब अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं तो इसी द्विझिल्ली युक्त संरचना में प्रोटीन भी होगा और लिपिड भी होगा, ठीक है। तो लिपिड कौन सा होगा स्टूडेंट? ग्लाइकोप्रोटीन होगी और फॉस्फोलिपिड होगा। तो ये जो वर्ड लिखा है कि कोशिका झिल्ली की संरचना का अहम हिस्सा फास्फोरस है, वो दरअसल में इसकी तरफ इशारा है कि फॉस्फोलिपिड के रूप में फास्फोरस यहां प्रेजेंट होता है। याद रहेगा? तो देखिए यहां से आपके दो क्वेश्चन बने स्टूडेंट। कोशिका झिल्ली जो होती है, जंतु कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होती है वो द्विझिल्ली युक्त संरचना वाली होती है, प्रोटीन और लिपिड से बनी। कौन सी प्रोटीन है और कौन सी लिपिड है आप खुद देख लो। तो जब आप लिपिड देख रहे हो तो फास्फो वर्ड आ रहा है, मतलब फास्फोरस खनिज तो होगा ही होगा। ये है कहानी। मैं आपको सिखा रहा था ये वाला पॉइंट स्टूडेंट, जैसे आपका शरीर किस पीएच पे काम करता है या आपके शरीर का पीएच क्या है। तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि सर हमारे बॉडी का पीएच है 7.4। तो हमारे बॉडी का पीएच स्टूडेंट 7.4 है। दरअसल में ये हमारे बॉडी का पीएच नहीं है, ये हमारे ब्लड का पीएच है। दरअसल में जो हमारी बॉडी का पीएच है वही तो असल मायने में हमारे ब्लड का पीएच है, क्योंकि हमारी बॉडी में ज़्यादातर बायोलॉजिकल फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? ब्लड करता है। तो असल मायने में जो ब्लड का पीएच है 7.4, स्लाइटली बेसिक इन नेचर, वही हमारा भी पीएच है बॉडी का, मतलब हल्का क्षारीय। अब आपको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से पता है कि हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड है, अरे हाँ या ना, और उसका पीएच है 7.4। अगर स्टूडेंट आपने थोड़ी मात्रा में, मैं यहाँ पर इसको समझा दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे पास 5 to 6 लीटर ब्लड है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, यदि हम थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा का मतलब समझ रहे हैं ना, ब्लड कितना है तो थोड़ी मात्रा कितनी होगी। यदि हम थोड़ी मात्रा में कोई अम्लीय पदार्थ ले लें, एसिडिक,
पेय ले सकते हैं, जैसे वाइन वगैरह ले सकते हैं, या अम्लीय खाद्य ले सकते हैं। तो अम्लीय खाद्य की खासियत क्या होती है कि अम्लीय खाद्य पदार्थों का पीएच 7 से क्या होता है स्टूडेंट, कम होता है। तो मान लीजिए कोई हम शराब वगैरह यदि पी लेते हैं, या हम साइट्रस फ्रूट खा लेते हैं, खट्टे फल खा लेते हैं, तो ये चीज जैसे ही हमारे अंदर जाएगी ब्लड में मिलेगी। तो ब्लड का पीएच कितना होता है स्टूडेंट, तो ब्लड का पीएच होता है 7.4। तो चूंकि हमने थोड़ी मात्रा में अम्लीय पदार्थ लिए हैं, तो ये अम्लीय पदार्थ ब्लड में जाकर इस पीएच से मिलेंगे और इस पीएच को 7 से कम करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे ब्लड का पीएच अम्लीय पदार्थों को खाने के बाद 7.4 से घट के 7, 6, 5 हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। कोई एक ऐसी चीज है जो थोड़ी मात्रा में लिए गए एसिडिक पदार्थों के H+ आयनों की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करने में हेल्प करती है, और वो ब्लड में ही छुपी है कोई चीज, और वही है स्टूडेंट, नाम है उसका फास्फोरस। सेम इसी का जस्ट उल्टा हम बोल सकते हैं। यदि हम लिटिल बिट अमाउंट, यदि हम थोड़ी मात्रा में, है ना, तो यदि हम ठीक है, ये हो गया। तो यदि हम थोड़ी मात्रा में क्षार पदार्थों को ग्रहण करें, या क्षारीय पदार्थ जो भी हैं वो हम इनटेक करें, और क्षार पदार्थों का पीएच 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो जैसे ही क्षारीय पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जाएगा, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 14 होता है स्टूडेंट। तो जैसे ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे शरीर के अंदर जाएगा, ब्लड में मिलेगा, तो ब्लड के पीएच को 7.4 से बढ़ाकर 8, 9 करने की कोशिश करेगा। सवाल पैदा होता है कि हमारा ब्लड का पीएच 7.4 है, तो वो 7.4 ही क्यों रहता है, कांस्टेंट ही क्यों रहता है? ऐसी कौन सी चीज है दरअसल में हमारे ब्लड में जो थोड़ी मात्रा में एसिड इनटेक को के प्रभाव को भी प्रभावित नहीं होने देती, और थोड़ी मात्रा में क्षार जो हमारे शरीर के अंदर आया है उससे भी अपने को प्रभावित नहीं होने देती? तो ब्लड में एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिनरल के रूप में मौजूद है, जिसे कहते हैं फास्फोरस। यही फास्फोरस थोड़ी मात्रा में एसिडिक सब्सटेंस जो ब्लड में आते हैं, यही फास्फोरस थोड़ी मात्रा में जो बेसिक सब्सटेंस हमारे ब्लड में आते हैं, इन दोनों को अपना फंक्शन परफॉर्म कराने नहीं देता, और इसी वजह से हमारे ब्लड का पीएच हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। मतलब यदि हमारे ब्लड में फास्फोरस ना होता, तो हमने हल्का सा भी एसिडिक सब्सटेंस खाए तो हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता, थोड़ा बहुत हमने बेसिक सब्सटेंस खाए तो हमारा जो ब्लड है वो बेसिक हो जाता। मतलब थैंक गॉड ये एलिमेंट जिसका नाम है फास्फोरस। तो फास्फोरस ही हमारे, ये जब भी मैं ये चीज़ पढ़ाता स्टूडेंट तो हमेशा एक बात बोलता कि हमको भी ब्लड के जैसे ही होना चाहिए। हमको हमेशा लाइफ में थोड़ी बहुत सुख आ जाए तो एकदम सुखी नहीं हो जाना चाहिए, अगर दुख आ जाए थोड़ा सा तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो जाना चाहिए। हमको लाइफ में अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को, या हमको अपने अंदर को इतना स्ट्रेंथ बना के रखनी है, इतनी मजबूती बना के रखनी है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों हम कांस्टेंट रहें। जैसे ब्लड का पीएच 7.4 का 7.4 ही होता है, चाहे एसिडिक मीडियम आए, लेकिन याद रखिएगा थोड़ी मात्रा में एसिड और बेस यदि आप ले रहे हैं तो फास्फोरस हेल्प करता है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि एसिडिक सब्सटेंस ले लिए, ज़्यादा मात्रा में यदि बेसिक सब्सटेंस ले लिए, तो फिर बेचारा फास्फोरस आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। सॉरी, ध्यान रखिएगा ये चीज़ को। तो अम्लीयता और क्षारीयता के बीच संतुलन कौन बना के रखता है स्टूडेंट? याद रहेगा ये चीज, फास्फोरस नाम है उसका। चलिए
चलते हैं आगे के खनिज पर, है ना। अगला जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट, जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हैं, अब सोचिए इतनी छोटी सी चीज़ भी एफएसओ के एग्ज़ाम में आ चुकी है। इतनी छोटी सी चीज़, पोटेशियम का रिप्रेजेंटेशन के जरिए करते हैं। तो के का लैटिन टर्म में नाम क्या है? कैलियम। जैसे सोडियम है Na, तो सोडियम का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? नेट्रियम। इसी तरह से जो पोटेशियम है उसका नाम कैलियम है ना। तो अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो पोटेशियम है इसका सबसे ज्यादा रोल आपको मिलेगा हार्ट मसल्स में देखने को, सबसे ज्यादा हमारी मांसपेशियों में, लेकिन यहां मांसपेशियों का मतलब है हार्ट मसल्स में। तो हार्ट की मांसपेशियों में जो मिनरल्स, जो खनिज आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा अपनी फंक्शनिंग के लिए, जैसे हार्ट का काम क्या है स्टूडेंट? तो हार्ट बना होता है कार्डियक मसल्स से, हृदयक मांसपेशियों से, और हृदयक मांसपेशियों के दो ही काम है, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, और इसको पंपिंग कहते हैं। तो हार्ट मसल्स लगातार अपना काम कर पाती हैं इसी खनिज की वजह से, जिसका नाम है कैलियम, मतलब पोटेशियम। और कई बार यदि कोई व्यक्ति है जिसका हार्ट बहुत स्लोली फंक्शन परफॉर्म करे, मतलब उसके हार्ट मसल्स में अगर पोटेशियम का नंबर कम हो जाए, तो डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं एन एप्पल अ डे, एक सेब डेली। और यदि आप सेब को इनटेक करते हैं स्टूडेंट, तो सेब के इनटेक का अभी तक आपने साइंटिफिक पहलू नहीं जाना होगा, आज सुन लीजिए। सेब में सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम होता है, मतलब पोटेशियम रिच फ्रूट होता है सेब। तो जिनको हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिनका हार्ट स्लो पंपिंग कर रहा है, जिनको वीकनेस की शिकायत है, वो अपने आहार में सेब को जरूर शामिल करें, क्योंकि सेब को खाते ही सेब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा संख्या में पोटेशियम अवेलेबल कराता है, और ब्लड के साथ यह पोटेशियम सीधे हार्ट मसल्स में पहुंचता है और हार्ट मसल्स को उसकी रिस्पेक्टेबल फंक्शनिंग के लिए तैयार करता है। तो कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पोटेशियम की कमी कहाँ की मांसपेशियों को कमजोर कर सकती है या लकवाग्रस्त कर सकती है? हार्ट मसल्स। लेकिन पोटेशियम का जो काम है वो नर्वस सिस्टम में भी हमको देखने को मिलता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ये दो मिनरल्स जो हैं ये भी दरअसल में क्या होते हैं? आदान प्रदान होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जिससे क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट, वो यह रहा हाइपोकैलेमिया। जब भी किसी व्यक्ति के हार्ट की बीट कम हो जाए, या जब भी किसी व्यक्ति के हार्ट का स्पंदन धीमा पड़ जाए, जब भी किसी व्यक्ति के हार्ट की क्रियाविधि कमजोर हो जाए, ऐसी कंडीशन का मतलब है कि पोटेशियम की कमी हो चुकी है। तो अगर व्यक्ति सेब खाएगा तो इस रोग से बच सकता है, जिसका नाम है हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया में यदि व्यक्ति सेब खाता है तो उसको क्या मिलेगा? पोटेशियम। और यही पोटेशियम हृदय की जो मांसपेशियां हैं उनके दो ही काम है, पहला है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है रिलैक्सेशन। इसको कंट्रोल करेगा, और जैसे ही ये काम कंट्रोल हुआ तो ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में कौन सा खनिज लगता है? पोटेशियम। याद रहेगा। और इसी वजह से हार्ट पेशेंट को डॉक्टर एप्पल की सलाह देते हैं। तो शायद अब आपको समझ में आया होगा कि रियलिटी क्या है स्टूडेंट। इसके बाद अगला जो खनिज है इसे हम कहते हैं सोडियम। अब सोडियम को तो ऑलरेडी आपको पता है कि जो नमक हम खाते हैं उसमें भी सोडियम होता है। हालांकि उसमें सोडियम भी होता है, क्लोरीन भी होता है, दोनों मिलते हैं, आयनिक बॉन्ड सोडियम क्लोराइड होता है। तो कहने का मतलब है कि शरीर में उचित तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने में, मतलब जैसे हमारे शरीर में 65% जल है, और जल में कहीं ना कहीं NaCl भी होगा। एक बात याद रखिएगा, हमारे आंसू और हमारी सलाइवा में NaCl का परसेंट 0.9 है। ये आज भी इस बात का सबूत है कि हमारी उत्पत्ति किसी विशाल ऐसे स्रोत से हुई है जो NaCl का भंडार रहा है। तो NaCl का मतलब ही होता है सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक, और नमक में मेन इंग्रेडिएंट है सोडियम। तो
तो हमारे शरीर के भी बहुत से बॉडी पार्ट्स में जहाँ फ्लूइड है उसमें आपको सोडियम मिल जाएगा। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी सोडियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कई बार ये चीज़ देखी होगी कि जिनका प्रेशर, ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है उनको बोला जाता है थोड़ा कम नमक खाने का, है ना। और जिनका बीपी बहुत लो होता है उनको नमक युक्त पानी दिया जाता है ताकि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत लो है तो कम से कम नॉर्मलाइज हो। तो ये वो चीज़ें हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में सोडियम की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने एक चीज़ सुनी होगी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट शरीर में से पानी निकलना, लेकिन ये 50% राइट इन्फॉर्मेशन नहीं, 50% इन्फॉर्मेशन ही राइट है। दरअसल में जब आपके शरीर में से पानी निकलेगा अर्थात डिहाइड्रेशन होगा तो सिर्फ पानी थोड़ी ना निकलेगा, पानी के साथ में मिनरल्स भी होंगे, वो भी निकलेंगे। तो अब सुनिए मुद्दे की चीज, यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके स्टूडेंट। जब आपके शरीर से ये चीज लॉस होगी, जब आपके शरीर से पानी निकलेगा तो इसी पानी के साथ में यदि सोडियम भी शरीर से बाहर चले जाए तो दिक्कत है, और यदि पानी के साथ में पोटेशियम भी शरीर से बाहर चले जाए तो दिक्कत है। तो जैसे आपने पढ़ा कि आपके शरीर में से वाटर लॉस हो रहा है, इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, इसको निर्जलीकरण कहते हैं। लेकिन निर्जलीकरण 2 तरह का होता है स्टूडेंट। जब वाटर लॉस होगा और यदि शरीर में से पोटेशियम का लॉस हो तो इसको कहते हैं हाइपोकैलीमिया। इसके पहले हमने पढ़ा था, हाइपोकैलीमिया में किसकी कमी हो जाती है? पोटेशियम की कमी हो जाती है। और जब हमारे शरीर से पानी निकले और सोडियम की मात्रा भी जरूरत से ज़्यादा निकल जाए तो इसे कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ सोडियम। और एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं, स्पेशली हार्ट मसल्स को यदि हम छोड़ दें तो बाकी जितनी भी मांसपेशियां हमारे शरीर में हैं उन सभी मांसपेशियों के 2 ही मेन काम है, संकुचन और शिथिलन। तो हार्ट को छोड़ दें यदि हम तो बाकी जितनी बची मांसपेशियां हैं उन सब के संकुचन और शिथिलन के लिए सोडियम खनिज ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और यदि हाइपोनेट्रीमिया रोग से व्यक्ति ग्रसित है, जैसे गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि तपती धूप में आप निकल जाते हैं तो पानी निकलता है, साथ ही साथ सोडियम भी निकल जाता है आपके शरीर से, तो आपकी जो पेशियां होती हैं वो थोड़ी शिथिल हो जाती हैं। आप बिल्कुल आते हैं धूप में से और घर में बिल्कुल लेट जाते हैं, है ना। इसका मतलब है कि डिहाइड्रेशन भी हुआ और साथ में सोडियम लैक भी हुई है, कमी भी आई है। तो ऐसी कंडीशन में जब शरीर से पानी निकले और सोडियम भी निकल जाए फिर आपको दिया जाता है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। और अगर आपने उसको पानी में घोल लिया तो सोल्यूशन बन गया, है ना। तो ORS जो है याद रखिएगा वो डिहाइड्रेशन और हाइपोनेट्रीमिया का इलाज है। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे ORS आ रहे हैं जिसमें सोडियम पोटेशियम भी दिए जा रहे हैं, तो वो दोनों तरह के ट्रीटमेंट के लिए भी यूजफुल हो रहे हैं। ऐसा है ये चीज। अब एक सबसे काम की चीज, यदि आप बहुत ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन करते हैं तो नमक की ये खासियत होती है कि नमक में जो सोडियम होता है ये हड्डियों में जो कैल्शियम होता है वो इस रूप में होता है। तो जो ज़्यादा नमक खाते हैं तो ज़्यादा नमक में जो सोडियम होता है वो हड्डियों के कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह आ जाता है। मतलब ज़्यादा नमक खाने से हड्डियाँ वीक होती हैं, सुना होगा आपने। उसका कारण है क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम की तुलना में। तो ज़्यादा कैल्शियम अपने बॉडी के अंदर ज़्यादा सोडियम हम अपने बॉडी के अंदर भेजेंगे ना स्टूडेंट, तो वो कैल्शियम को क्या करता है, बोन में से और टीथ में से रिप्लेस करने की पूरी कोशिश करता है। और जितना ज़्यादा सोडियम ऐड होता चलेगा उतना हड्डी से कैल्शियम बाहर होता चलेगा। और मैंने पहले ही लेक्चर में सिखाया था आपको, कैल्शियम ही तो स्ट्रेंथ देता है बोन को। तो जितना सोडियम ऐड होता जाएगा उतनी बोन क्या होती जाएंगी, वीक होती चली जाएंगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अधिक नमक के सेवन से हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसी के वजह से हड्डियों में आगे चल के छेद देखने को मिलते हैं जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। तो लीजिए स्टूडेंट, ये हुआ आपका सोडियम।
जस्ट अ सेकेंड। तो एक काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट दे दी, और बेसिकली जो ये सेशन था स्टूडेंट, ये डेमो के पर्पस पर मैंने इसे बनाया था, ताकि आपके बीच में एकदम रियल कंटेंट जो एफएसओ के लिए है वही मैं दे पाऊँ, वही मैं बता पाऊँ। जनरली आप लोगों ने इसको सेगमेंट में भी पढ़ा होगा, पीएससी के सेगमेंट में इतना डिटेल, इतना एलेबोरेशन नहीं होता है, ना ज़रूरत है वहाँ पर। लेकिन एफएसओ एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, इसमें यूजी पीजी के स्टूडेंट से क्वेश्चन का लेवल होगा तो निश्चित रूप में थोड़ा तो सुपीरियर होगा। इसी वजह से मैंने एकदम सिंपल टॉपिक और सबसे लीस्ट टॉपिक में भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो सोचिए, जब मैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन बताऊंगा तो उसमें क्या लेवल होगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो लेक्चर है वो सिर्फ डेमो लेक्चर है, ताकि आप इन कंटेंट को देख लें। इस तरह से क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में देखने के लिए। और यदि आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो बस आपको करना ये है कि ये जो नंबर दिया हुआ है सबसे टॉप में, इस पर आप बात कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन करें और निश्चित रूप में अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा है हमारे पास में, 6 से 7 महीने हैं, लेकिन हम कंटेंट पर लगातार इसी तरह का ग्रैपिंग बनाए रखेंगे और एकदम स्ट्रेंथ वाइज जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने को और अपने कंटेंट को। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। कुछ भी नई चीज़ अगर आपने आज के सेशन में से सीख ली स्टूडेंट, और आपको एक नया आयाम मिल गया, तो इस लेक्चर का यही मीनिंग सॉल्व हो जाता है या सार्थक हो जाता है इस लेक्चर का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें क्लियर रही होंगी, और यदि कोई चीज़ें क्लियर नहीं है तो हम आगे की वीडियोस में पूरी कोशिश करेंगे कि उसको किसी तरीके से हम कंप्लीट करें, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपकी राडार में रही होंगी, आपको समझ में आई होंगी। अब लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू वेरी मच।